सबसे पहले हम बात करते हैं RSAT की, क्योंकि हम जिस कोर्स को कर रहे हैं उस कोर्स के बारे में हमें नॉलेज भी होनी चाहिए कि आखिरकार ये कोर्स है क्यों और क्यों कंपल्सरी किया गया। गवर्नमेंट ने ये कोर्स इसलिए कंपल्सरी किया ताकि हमारी इंडिया क्या बने, डिजिटल। आपने स्किल इंडिया का नाम तो सुना ही होगा, जो अभी अभियान चल रहा है उसके ही अंडर में ये RSAT समझ लो। ताकि जैसे जैसे RSAT कंपल्सरी की गई है, गवर्नमेंट ने RSAT जब से कंपल्सरी की है तब से क्या है कि हर एम्प्लॉयज के लिए, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये करना जरूरी हो गया। जिसकी वजह से आज लगभग 50% इंडिया कंप्यूटर चलाना सीख गई। तो गवर्नमेंट का ये सपना है कि वो हमारी इंडिया को क्या बनाए, डिजिटल बनाए, ताकि वो अपने बहुत से काम खुद कर सके। तो इसीलिए RSAT कंपल्सरी किया गया। RSAT की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये रन बाय RKCL। ये किसके द्वारा चलाई जाती है? RKCL के द्वारा। क्योंकि गवर्नमेंट इसको खुद नहीं चलाती, बल्कि इसने अथॉरिटी दे रखी है किसको? RKCL को, जिसकी फुल फॉर्म है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह एक कंपनी है जिसके द्वारा ये RSAT की जो भी स्कीम है, जो भी अभियान है, वो चलाया जाता है। RSAT की आप ये देख रहे हो, ये बुक है, ठीक है। इस तरह की प्रेजेंट में बुक चल रही है। इससे पहले अलग अलग सिस्टम, अलग अलग चेंजेस होते रहे हैं बुक्स में, बट लेकिन प्रेजेंट की जो बुक है वो यही चल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर्स कंटेंट कि हमारा कोर्स क्या रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि ये RSAT प्रॉपरली बेसिक यानी कि प्रॉपरली कंप्यूटर की नॉलेज के लिए है। डिजिटल यानी कि डिजिटल बनना, यानी कि कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर हमारा क्या है? डिजिटल है। तो कंप्यूटर के अंदर हम डिजिटल बनना, जैसे मोबाइल्स में भी बहुत से लोगों को अभी ऑनलाइन शॉपिंग करना या सोशल मीडिया देखना अभी तक नहीं आता। तो गवर्नमेंट अगर मान लो अपनी कोई भी जरूरी सूचनाएं पूरी इंडिया तक पहुंचाना चाहती है, हर एक पीपल तक, हर एक सदस्य तक, तो वो कैसे पहुंचेगी? वो सोशल मीडिया द्वारा जल्दी से जल्दी पहुंच सकती। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सोशल मीडिया अभी तक नहीं आता। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा जो हमारा कोर्स कंटेंट रहता है वो रहता है कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी देंगे, फिर उसका कंप्यूटर स्टार्ट करना, कंप्यूटर शट डाउन करना, डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर। उसके बाद में हम करवाएंगे पेंट। पेंट में आपको सारे फीचर्स करवाए जाएंगे, पेंट कैसे यूज होता है, इसके कैसे अलग अलग तरीके इसके यूज कर सकते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ग्रुप है। इसके ये MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब इसके पार्ट हैं जो आपको करवाए जाएंगे। उसके बाद में इंटरनेट, इंटरनेट में ईमेल अकाउंट बनाना, ईमेल में भेजना और रिसीव करना, और उसके अलावा उसमें फाइल्स अटैच करके हम कैसे एक दूसरे को भेज सकते हैं वो सब सीखेंगे। यूजफुल वेबसाइट सर्च करना, सोशल नेटवर्किंग और यूट्यूब पे वीडियो देखना, ये सब हमारा कोर्स का कंटेंट रहेगा। उसके बाद में हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा CPU है, कीबोर्ड है, माउस है और मॉनिटर है। अब मुझे ये बताइए कि जैसे ये अलग अलग पार्ट्स हैं, तो क्या ये कंप्यूटर है? नहीं। कंप्यूटर पूरे इन सबको मिला करके जो बनता है उसे कंप्यूटर बोलते हैं, ना कि अलग अलग पार्ट्स को। ये अलग अलग पार्ट्स हैं और इनको जब मिला दिया जाए, मॉनिटर को, CPU को, कीबोर्ड को और माउस को, तो ये पूरा क्या बनता है? एक कंप्यूटर। तो आप इसे लिख सकते हो कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। ठीक है। उसके बाद में हम जानेंगे कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग प्रोसेस। जैसे कि आपको जब कंप्यूटर स्टार्ट करके दिया होगा, आपने CPU से बटन ऑन किया, बटन ऑन करने के बाद में आप देखते होगे कि एक प्रोसेसिंग होती है। वो प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं? बूटिंग प्रोसेस। सेकंड, कंप्यूटर की स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। कंप्यूटर की स्क्रीन को क्या कहते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। कंप्यूटर की स्क्रीन को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप, और इस डेस्कटॉप के ऊपर ये छोटे छोटे जो पिक्चर्स हैं इनको बोलते हैं आइकन्स, और ये पीछे जो वॉलपेपर है इसको बोलते हैं बैकग्राउंड। और लास्ट में हमारे डेस्कटॉप पे जो लास्ट में बार है इसको बोलते हैं टास्क बार। ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, मैंने क्वेश्चंस बना के यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप नोट कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर के वॉलपेपर को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाली छोटी छोटी पिक्चर्स को बोलते हैं आइकन्स। उसके बाद में डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाली लास्ट बार को क्या कहते हैं? टास्क बार। अब हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर आखिरकार है क्या। हमें ये तो पता है कि कंप्यूटर चलता है, किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। बिना इलेक्ट्रिसिटी के बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं चल सकता, क्योंकि कंप्यूटर खुद नहीं चल सकता। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को जानकारी में परिवर्तित करता है। मतलब हमारे द्वारा जो भी हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं, तो वो कंप्यूटर उसको हमारे सामने जानकारी के तौर पे उसको प्रदर्शित करता है कि इसकी ये नॉलेज है, इसकी ये नॉलेज।
इसी तरह से डाटा क्या है, डाटा किसी भी संख्या, तथ्य या आंकड़ों को क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 50, 50 क्या है, तो आप क्या बताओगे कि ये एक संख्या है। तो 50 क्या हुई, एक संख्या हुई। संख्या यानी कि एक डाटा हो गया। तो ये हमारा डाटा हुआ। संख्या, तथ्य या आंकड़ों को डाटा कहते हैं। कोई भी हमारा सेंटेंस है या फिर हमारी कोई संख्या है, नंबर्स हैं या आंकड़े हैं, तो ये सब क्या होगी, डाटा। उसके बाद में हम जानते हैं जानकारी के बारे में। जानकारी क्या है, अर्थपूर्ण डाटा को सूचना या जानकारी कहते हैं, यानी कि जिस डाटा का कोई अर्थ निकलता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 50, 50 क्या है, तो आपने कहा था संख्या है। तो इसी तरह से उसका कोई अर्थ निकल रहा है। और अगर मान लो 50 के पीछे हम RS यानी कि 50 के पीछे हमने रुपीज लगा दिया, अब मैं आपसे पूछूं ये 50 क्या है, तो आप कहोगे 50 रुपए या 50 रुपीज। तो इसका मतलब इस डाटा का कोई अर्थ निकलता है, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि इसकी क्या सूचना, क्या इंफॉर्मेशन और क्या जानकारी है। जिस डाटा का कोई अर्थ नहीं निकलता उसे हम सूचना, इंफॉर्मेशन या जानकारी नहीं कह सकते। आप इसे भी नोट कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप में क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर, ये जो आप देख रहे हो कंप्यूटर्स की स्पेलिंग की डेफिनेशन है, ठीक है। ये डेफिनेशन कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, ये ओनली फॉर आपको इजी वे में समझाने के लिए बनाई गई है। हर किसी ने अपने अपनी थॉट के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन बनाई गई है। जैसे सी का मतलब कॉमनली, सामान्य रूप से। ओ का मतलब ऑपरेटेड, काम में आने वाली। एम का मतलब मशीन, मशीन। पी का मतलब पर्टिकुलरली, जो विशेष रूप से। यू का मतलब यूजफुल, काम में आती है। टी का मतलब टेक्निकल, तकनीकी तौर पे। ई का मतलब एजुकेशन, शिक्षा में। और आर का मतलब रिसर्च, संसाधन कार्य में। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सबने अपने अपने थॉट के अकॉर्डिंग इसको बनाया हुआ है, तो यहाँ पे टी का मतलब काफी लोगों ने ट्रेड्स भी किया हुआ है, यानी कि व्यापार। तो हम नॉर्मल वे में ले तो सामान्य रूप से काम में आने वाली मशीन, जो विशेष रूप से काम में आती है तकनीकी तौर पे शिक्षा में और अनुसाधन कार्य। इसको आप नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो मत करो, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ओनली फॉर आपको समझाने के लिए बताया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर को 3 प्रकार में बांटा गया है। अब जब आपको बुक मिलेगी तो उसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा, फर्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक होगा कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कंप्यूटर को सिर्फ 3 पार्ट्स में ही क्यों डिवाइड किया गया है। क्योंकि ये कंप्यूटर क्या करता है, या तो वो गणना करेगा। कंप्यूटर से हम क्या करवा सकते हैं, जितनी भी कैलकुलेशन मशीनें हैं पूरे वर्ल्ड में, जितनी भी कैलकुलेशन मशीनें हैं, चाहे वो डिजिटल वॉच है या फिर कोई स्पीडोमीटर है, स्पीड चेक करने वाला, थर्मामीटर है, या कोई जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी आप देख रही हो, वो सब क्या है, मशीनें। कौन सी मशीनें, कंप्यूटराइज मशीन। सब कंप्यूटर की मशीनें हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर के अंदर वो आते हैं जो सिर्फ गणना करते हैं। जैसे स्पीडोमीटर, हमारे बाइक पे मीटर लगा होता है स्पीड चेक करने के लिए। क्या हम इसको अंदर अपने कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या इससे कोई अतिरिक्त जानकारी पा सकते हैं, नहीं पा सकते। इससे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, स्पीड को चेक कर सकते हैं। यानी कि ये खुद इसको निर्धारित करता है कि आगे वाला कितनी स्पीड चला रहा है, क्या चला रहा है, कैसे चला रहा है। फिर आती है बात थर्मामीटर की। थर्मामीटर से हम अपना तापमान चेक करते हैं, जो भी बुखार है, फीवर है या किसी और का तापमान चेक करना है तो वही करते हैं। इसमें भी हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसे कंप्यूटर्स को जो कि सिर्फ गणना करते हैं उनको हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर, यानी कि जो सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे, तो उनको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद में बात आती है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है जो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को एक तो फॉलो कर रहा है, यानी कि हमने जो भी दिशा निर्देश उसको दिए हैं वो उस पर कार्य कर रहा है, हमारे द्वारा दिए गए डाटा को हमारी जानकारी में परिवर्तित करके हमें दे रहा है। साथ में वो क्या करता है, काउंटिंग करता है, कैलकुलेशन, नंबर कैलकुलेशन करता है। वो इस तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकता। अब जैसे आपके सामने पीसी पड़ा है जिसपे आप अभी बैठे हो, तो क्या वो आपका बुखार चेक कर सकता है, क्या वो आपकी हार्ट बीट चेक कर सकता है, नहीं कर सकता। वो क्या है, सिर्फ आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है, जो आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे वो उसको फॉलो करेगा। तो ऐसे कंप्यूटर को बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो पूरे वर्ल्ड में हम इन कंप्यूटर से इसके अलावा कोई काम करवा सकते हैं, जैसे गणना करवाना या फिर डिजिटलाइज कोई भी काम करवाना। उसके अलावा कुछ भी XYZ कोई काम नहीं करवा सकते। तो इसीलिए क्या है, कंप्यूटर क्या है कि इन दोनों भागों में डिवाइड हो गया। दो तो पार्ट ये हो गए, थर्ड पार्ट ये होगा कि हम दोनों को इकट्ठा करके यूज करें।
या तो हम एनालॉग का यूज करें या हम डिजिटल का यूज करें या फिर हम दोनों का इकट्ठा यूज करें। तो दोनों का इकट्ठा जहाँ यूज होता है उसे बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर अक्सर आपने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते हो, वहां पे आप भैया को बोलते हो कि 100 रुपए का पेट्रोल डाल दो। जैसे ही आप उसे बोलते हो तो वो क्या करता है कि अपनी मशीन में 100 रुपीज डालता है। 100 रुपीज डालता है तो इसका मतलब उसके अंदर कंप्यूटर है, क्योंकि हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो कर रहा है। उसने भैया ने दे दिया कि भाई 100 रुपए इसमें डालो, 100 रुपए का पेट्रोल डालना है, तो वो अब क्या कर रहा है कि पाइप से जब पेट्रोल बाहर आ रहा है तो वो ये भी चेक कर रहा है कि कितना पेट्रोल आ रहा है। राइट। वो ये भी चेक कर रहा है कि पेट्रोल कितना बाहर आ रहा है, और साथ में वो ये भी देख रहा है कि हमने जितना इसको इंस्ट्रक्शन दिया था, यानी कि 100 रुपए का इंस्ट्रक्शन दिया, तो उसने 100 रुपए हमें सामने दिखा दिए कि इतने का इतने रुपए का आपके पेट्रोल आपकी बाइक में आ गया है, और साथ में इतने लीटर। क्योंकि हर टाइम पेट्रोल के चार्जेस है वो चेंज होते रहते हैं, तो उसमें कोई ना कोई तो इंस्ट्रक्शन देता होगा ना कि अब ये इतने का इतने लीटर हो गया, इतने का इतने लीटर हो गया। मतलब वो दोनों काम कर रहा है, एक तो कैलकुलेशन कर रहा है कि पेट्रोल कितना जा रहा है, साथ में हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। सेकंड, आपने हॉस्पिटल में आईसीयू में देखा होगा हार्ट बीट चलते हुए, आपने इस तरह से हार्ट बीट चेक करते हुए आपने ये देखे होंगे कंप्यूटर आईसीयू में। अगर मान लो आपने आईसीयू में नहीं देखे तो आपने टीवी पे तो देखे ही होंगे वो कंप्यूटर जो बीप, अगर हार्ट बीट नॉर्मल वे से कम हो तो भी बीप करने लग जाता है, और हार्ट बीट नॉर्मल वे से ज्यादा हो तो भी बीप करने लग जाता है ना। तो वो भी क्या कर रहा है, एक तो हार्ट बीट को चेक कर रहा है और दूसरे हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करता है। तो वो क्या हो गया, वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई हमारे जो रेगुलर यूज में हमें डिजिटल बनना है, तो डिजिटल बनने के लिए हमें एनालॉग कंप्यूटर की यूज नहीं, किसी भी प्रकार का यूज नहीं है इसमें, डेली हम यूज नहीं करते। और हाइब्रिड कंप्यूटर का भी हमारे पास कोई यूज नहीं है। तो इसीलिए हमें किस कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में ही हम आगे जानेंगे। सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर में आता है लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। वैसे डिजिटल कंप्यूटर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप पिक्चर ये देख रहे हो, इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये बहुत बड़े आकार का कंप्यूटर है, और इसमें ये हॉल है, हॉल में रखा गया है। इसको किसी भी इसको रखने के लिए एक बड़े हॉल की या बड़े लैब की जरूरत पड़ती है। यह कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी और परफॉर्मेंस और प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इतने शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं कि इनसे हम मौसम विभाग और भूकंप की जानकारी में आसानी से पा सकते हैं। और उसके अलावा इसके द्वारा हम संचार भी अच्छे से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। यानी कि इतना बड़ा कंप्यूटर होने के बाद में, और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज्यादा होने के लिए कारण इसके रख रखाव में और इसको बनाने में काफी खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के पास हमारे इंडिया में एक ही सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। तो जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बना पूरे वर्ल्ड का, जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बना था वो बना था 1964 में, जिसका नाम था CDC 6600। और हमारी इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर बना उसका नाम था परम सुपर कंप्यूटर। था नहीं, अभी भी है। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया का सुपर कंप्यूटर का नाम बताओ, तब भी आपने परम सुपर कंप्यूटर लिखना है। और अगर हमारे पास ये आ जाए कि इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम बताओ, तब भी आपने परम सुपर कंप्यूटर ही लेना है। उसके बाद में हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। जैसे कि आप इसकी पिक्चर देख रहे हो मेन फ्रेम कंप्यूटर की, एज इट इज वो कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम। जैसे कि इसका नाम है मेन, यानी कि मेन जगह पे इसका यूज होता है। ये कंप्यूटर क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध डाटा को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। जैसे मान लो आपके पास मोबाइल है, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी जितनी है उतना वो स्टोर करता है। उसके अलावा अगर अपने स्टोर करना शुरू कर दे, जैसे मान लो बहुत सारी वीडियोस डाल दी, पिक्चर्स डाल दी, मूवी डाल दी, और उसमें स्टोरेज कैपेसिटी इतनी है ही नहीं कि वो उसको स्टोर कर सके और ज्यादा, तो वो क्या होने लग जाएगा, हमारा जो मोबाइल है वो हैंग होने लग जाएगा। इसी तरह से हमारे पीसी का है। अगर पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर जो आपके सामने है, इसे पर्सनल कंप्यूटर कह लो या डेस्कटॉप कंप्यूटर कह लो या नॉर्मल कंप्यूटर कह सकते हो। तो ये कंप्यूटर, जैसे कि हमने इसमें बहुत सारा डाटा डाल दिया, जितनी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है उससे ज्यादा, तो ये क्या होने लग जाएगा, हैंग होने लग जाएगा। इसीलिए मान लो किसी बहुत बड़ी बैंक है या कंपनी है या संस्था है, उसमें अगर बहुत सारा डाटा होता है, यूं तो है नहीं कि थोड़ा बहुत होता है, तो उस डाटा को रखने के लिए ऐसे कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है जिसमें करोड़ों अरबों खरबों का डाटा रख सके और आसानी से जब उसे ढूंढने लगे तो फटाफट मिल जाए।
क्योंकि अगर हैंग होना शुरू हो जाएगा तो हमारा 10 मिनट का काम 20 मिनट में कंप्लीट होगा, हो सकता है आधे घंटे में कंप्लीट हो। तो इतना टाइम तो होता ही नहीं ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। तो इसीलिए वहां पे इस प्रकार के कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। अब इनका यूज कहाँ होता है? इनका प्रयोग होता है सरकारी संस्था, बैंक, बड़ी व्यावसायिक फर्म आदि में किया जाता है। अब आप मुझे बताओ कि आपने कभी बैंक में ऐसे कंप्यूटर देखे हैं? नहीं देखे होंगे, आप यही कहोगे क्योंकि हमारे सामने क्या है, जैसे हमारे सामने पीसी है ऐसे ही आपने कंप्यूटर बैंक में देखे होंगे। बट लेकिन वो क्या है, वो बैंक नहीं है, वो ओनली फॉर उस बैंक की ब्रांचेज है। आपने कभी एम्प्लॉयज को सुना होगा, वो यही कहता है कि उस ब्रांच में चले जाओ, उस ब्रांच में, वो कभी ये नहीं कहता उस बैंक में चले जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ वहां की ब्रांचेस है, वहां का जो डाटा है, हर एम्प्लॉयज के पास अपना अपना पीसी होता है, तो वो उनको जितनी जरूरत होती है उतना डाटा रखते हैं, बाकी सारा डाटा कहाँ जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है। ये जो आप दो नेम देख रहे हो, ये दो नेम है आजकल के प्रचलित मॉडल के। अब आप इसे नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर एक मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है जो कि छोटे नेटवर्क के लिए प्रोग्राम और डाटा को होस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आप कहोगे कि मिनी कंप्यूटर का नाम रखा गया है, तो अब जो हमारा फोन है, हमारा स्मार्टफोन है, वो भी एक कंप्यूटर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा कंप्यूटर के अंदर आता है, तो आप यही बोलोगे मिनी कंप्यूटर में, क्योंकि इसका नाम मिनी है। बट लेकिन नहीं, क्योंकि इसका नाम मिनी है तो ये आकार में छोटा नहीं है, हमारे नॉर्मल पीसी की तरह ही आकार में होता है, उतना ही बड़े उतने ही साइज का होता है। बट लेकिन इसका नाम मिनी इसलिए रखा गया क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में आकार में भी छोटा था, और स्टोरेज कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के मामले में भी उनसे छोटा है। बट लेकिन ये हमारे जो मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर से अप है, यानी कि इससे ज्यादा स्टोर कर सकता है और इससे ज्यादा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। ठीक है, आकार में बेसिकली इसके जितना है, बट लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इससे ज्यादा है, माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर की ज्यादा है। और इसीलिए मिनी कंप्यूटर को एक शक्तिशाली कंप्यूटर में माना जाता है, शक्तिशाली कंप्यूटर में गिना जाता है, इसीलिए इसका नंबर भी कहाँ है? थर्ड पे। उसके बाद में बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। ये जो आप देख रहे हो नेम, तीन नेम, ये मिनी कंप्यूटर के प्रचलित मॉडल है। फिर हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की, क्योंकि हमारी लाइफ में जो डेली का यूज होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। क्योंकि इसका यूज तो वो करते हैं जो स्मॉल बिजनेस, जिनका मान लो बिजनेस है और दो तीन जगह पे फर्म है, तो उनको अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, तब उनको मिनी कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। बट लेकिन हमें नॉर्मली अगर यूज करना है तो हम माइक्रो कंप्यूटर का ही यूज करते हैं, क्योंकि इसका यूज ज्यादातर स्कूलों में, फैमिली यूज, बिजनेस, मेडिकल यूज, मोस्टली मोस्टली फॉर पर्सनल यूज के लिए इसका किया जाता है। तो उसके बाद में डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप और स्मार्टफोन, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर की। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। जो हमारा कंप्यूटर है वो बिना हार्डवेयर या बिना सॉफ्टवेयर के नहीं काम कर सकता, और इनमें से अगर एक भी चीज नहीं है तो हम दूसरे को यूज नहीं कर सकते, दूसरा यूजलेस है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम हार्डवेयर के द्वारा काम किस पे करेंगे, और अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर पे काम किससे करेंगे। दोनों बातों में डिफरेंस है। कि मतलब एक तो मैं कह रही हूँ कि सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम काम किस पे करेंगे? हार्डवेयर के द्वारा, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो हमें काम करना है तो किस पे करें। और अगर हार्डवेयर नहीं है तो हम सॉफ्टवेयर पे काम कैसे करेंगे? है ना। जैसे कीबोर्ड माउस हमारे हार्डवेयर है, और अगर ये नहीं हो तो हम अपने कंप्यूटर को चलाएंगे कैसे, कैसे उसमें काम करेंगे? हालांकि उसमें बहुत सारा डाटा है, पर हम उसको यूज कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो दोनों बातों में डिफरेंस है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, और इन दोनों के बिना या एक के भी बिना कंप्यूटर चलाना इम्पॉसिबल है। तो हम बात करते हैं, कंप्यूटर हिंदी और अंग्रेजी भाषा को नहीं समझ सकता, जिसके कारण कंप्यूटर को जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसकी एक नियमित भाषा होती है। मतलब ये है कि जो भी हम कंप्यूटर को लैंग्वेज देते हैं, हिंदी या इंग्लिश, अब आप कहोगे कि हम तो हिंदी और इंग्लिश में ही उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कंप्यूटर हमें उसका आंसर भी देता है। बट लेकिन उसका एक सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है? जैसे हमने कोई भी लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शंस दिए तो उसके अंदर एक प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, जो कि क्या करता है कि कंप्यूटर हमारी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज कहते हैं, और या फिर बाइनरी कहते हैं। जैसे कि आप साइड में देख रहे हो, ये साइड में कंप्यूटर की लैंग्वेज है 001 की। ये 001 कंप्यूटर की लैंग्वेज है। इस कंप्यूटर की लैंग्वेज को, हमारी लैंग्वेज को वो क्या करता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है।
कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद में कंप्यूटर क्या करता है, उसको देखता है कि वो किस टाइप में क्या उसने क्वेश्चन किया है, फिर वो अपनी ही भाषा में उसको आंसर देगा। मतलब कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं आती तो वो खुद की भाषा में आंसर देगा। फिर वो प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करता है कि उसकी भाषा को हमारी भाषा में वापस कन्वर्ट कर देता है और हमारे सामने हमारा आंसर शो कर देता है। ये सिस्टम होता है, और इस सिस्टम को जो संभालता है, इस प्रोसेसिंग सिस्टम को सारे को संभालता है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो भी जिसके द्वारा चलता है कंप्यूटर, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या है? जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। नॉर्मली वे में लें तो कंप्यूटर की बॉडी है, उसको हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर से ही कंप्यूटर की बॉडी बनी। तो आप इसे भी नोट कर सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिनको केवल हम देख सकते हैं। अब जैसे आपके सामने स्लाइड शो हो रही है, आपको मैं पढ़ा रही हूँ, तो क्या इस स्लाइड को आप निकाल करके छू सकते हो? नहीं छू सकते। सॉफ्टवेयर वो चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं, बट लेकिन हम उसे छू नहीं सकते। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को आसान यानी कि सिंपल बनाने के लिए किया गया है। आजकल तो जैसा एक काम होता है वैसा ही सॉफ्टवेयर बन जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे पहले क्या होता था, व्हाट्सएप पे सिर्फ टाइप करके हम लिख सकते थे, जिसकी वजह से क्या है, बहुत से लोग ऐसे थे जिनको टाइपिंग करना नहीं आता था, तो वो बोल बोल के रिकॉर्ड करके बातें करते थे। बट लेकिन आज ऐसा अपडेशन हो गई है व्हाट्सएप में कि हम स्पीक करके अपना जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो इसी तरह से वो बना किस लिए? वो हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको, जैसे मतलब कहते हैं ना, जरूरत से आविष्कार होते हैं। जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे आविष्कार होते रहते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे हमें जरूरत है वैसे वैसे सॉफ्टवेयर में अपडेशन होती रहती है। जैसे विंडो 8 थी पहले, 7 आ गई, फिर 10 आ गई। इस तरह से विंडोज में अपडेशन हुई है। कोई चेंजेस हुए तभी तो नई विंडोज आती है, कि कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने वाले को दिखता है कि भाई हाँ, अभी ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको और आसान बनाया जाए, ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको और आसान बनाया जाए। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर की अपडेशन होती रहती है। तो इसीलिए जिस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं उस तरह से, जिस तरह के हमारे काम होते हैं उस तरह से सॉफ्टवेयर बनते रहते हैं। उदाहरणतः जैसे हम कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, इंटरनेट है आदि का प्रयोग करते हैं। इन सबको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सॉफ्टवेयर की। जैसे मान लो हम मार्केट गए, मार्केट से हमने प्रिंटर लिया, प्रिंटर लेके हमने कंप्यूटर से अटैच कर दिया, तो क्या वो कंप्यूटर प्रिंटर को एज इट इज प्रिंट कर देगा फटाफट? अगर हमने प्रिंटर ले लिया और प्रिंट कर रहे हैं, अटैच करते हैं, तो वो प्रिंट नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा प्रिंटर का। ठीक है, तभी वो प्रिंट निकालेगा। इसीलिए जितने भी हमारे हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के द्वारा चलाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के दो प्रकार है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि जो पूरे के पूरे जितना भी हमारा प्रोसेसिंग है, सिस्टम है, जितना कंप्यूटर का सिस्टम है, वो सबको चलाने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। उसको हैंडल कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि हम नॉर्मल वे में अगर बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए और हार्डवेयर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि हमें एक मंच प्रदान करता है, यानी कि वो जगह दे देता है कि यहाँ पे आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी। इसी तरह से विंडोज, जितनी भी हमारे विंडोज है वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संक्षिप्त रूप में क्या है? ऐप है। जितने भी हमारे एप्स हैं वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे व्हाट्सएप हो गया, गेम्स हो गए, या किसी और चीज का ऐप हो गया। जैसे आजकल तो मोदी जी ने बहुत सारे ऐप चला दिए हैं, कोई सड़क के लिए, किसी नौकरी के लिए, इस तरह से एप्स हो गए। जितने भी हमारे एप्स हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, क्योंकि वो हमारे मोबाइल में है तो हम कह देते हैं ऐप है, बट लेकिन वही हमारे कंप्यूटर में, जैसे एमएस वर्ड है, एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस पूरा है, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोग्राम या प्रोग्राम्स का ग्रुप है। जैसे मान लो मैंने आपको बताया था कि एमएस ऑफिस एक पूरा ग्रुप है और वो उसके एक पार्ट है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर। ठीक है। ये एंड यूजर के लिए काम करता है। एंड यूजर कौन होता है? जो सामने बैठ करके कंप्यूटर को चला रहा होता है उसे एंड यूजर बोला जाता है, यानी कि जो उसका यूज कर रहा है। ठीक है। तो इसके जो उदाहरण है वो, जैसे मान लो वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर और सेपरेट शीट, जो भी हमने शीट्स बनानी है वो सब क्या होगी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप इसको नोट कर सकते हो।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे अगर हम नॉर्मल वे में ले तो हार्डवेयर से क्या बनता है, कंप्यूटर की पूरी बॉडी बनती है, ठीक है, शरीर बनता है। और हार्डवेयर के उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है मॉनिटर हमारा। मॉनिटर कौन सा है, जो आपके सामने एलईडी रखी है उसे मॉनिटर बोलते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन शो रही है, ठीक है। हार्डवेयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। जैसे जैसे इनके नाम है वैसा ही इनका काम है। जैसे इनपुट डिवाइस में वे उपकरण आते हैं जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। जो भी हम निर्देश देते हैं वो कंप्यूटर तक पहुंचाए जाते हैं, किसके द्वारा, इनपुट डिवाइस द्वारा। और इनपुट डिवाइस द्वारा तो हम अपने जो भी निर्देश हैं, जो भी टाइपिंग करनी होती है, जो भी चीजें सेलेक्ट करनी होती है, हम किससे करते हैं, कीबोर्ड और माउस से। तो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है हमारा, हाँ, इनपुट डिवाइस का कीबोर्ड और माउस। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जितना भी हमने उसको सूचना दी है उसको प्रोसेस करता है, मानव द्वारा समझने लायक उस रूप में प्रदर्शित करता है। जैसे मान लो मैंने आपको बताया तो प्रोसेसिंग करके वो हमारे सामने उसको प्रदर्शित करता है, यानी कि आउटपुट करता है। आपने मुझसे क्वेश्चन किया तो आपने इनपुट किया, अब उसके बाद में मैं उसको प्रोसेस करके ही आपको आंसर दूंगी, तो मतलब हमारे माइंड में प्रोसेसिंग हो रही है। तो वो प्रोसेसिंग करके मैं जब आपको आंसर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो जिस द्वारा दूंगी, यानी कि मैं तो अपने मुंह के द्वारा दूंगी आपको, तो वो आउटपुट हो गया। बट लेकिन अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर किसके द्वारा देगा, मॉनिटर के द्वारा या प्रिंटर के द्वारा। मॉनिटर के द्वारा हम जो भी इंस्ट्रक्शन चाहेंगे वो मॉनिटर के द्वारा वो शो कर रहा होगा, तो वो क्या होगा, आउटपुट। अब देखो, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, समझाने के लिए मैंने स्लाइड शो की है, तो वो आपको आउटपुट कर रहा है कि ये सब लिखा हुआ है और इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। प्रिंट हम निकालेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, प्रिंट निकालेंगे, तो प्रिंट क्या होगा, आउटपुट होगा। इसी तरह से प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितना भी डाटा हम इसमें डालते हैं वो एक प्रोसेस होता है। प्रोसेसिंग के बाद में क्या करता है, वो हमें उसका आंसर देता है। सारा प्रोसेस करने के बाद में ये इतनी स्पीडली होता है कि हम सोच ही नहीं सकते कि इतनी प्रोसेसिंग हो भी रही है। क्योंकि जैसे मान लो नेट है, नेट अगर मान लो स्लो है तो हमें प्रोसेसिंग होती हुई दिखाई देती है कि अब प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि नेट स्लो है। अगर वही नेट स्पीड हो तो हमें प्रोसेसिंग होने का होता हुआ दिखाई नहीं देता और हैंड टू हैंड हमें बता देता है। तो यही सिस्टम हमारे कंप्यूटर का है। इसी तरह से इसके अंदर क्या आता है, सीपीयू, मदरबोर्ड, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की। स्टोरेज का मतलब स्टोर करना, यानी कि एकत्र करना, इकट्ठा करना। हम जो डाटा जिसमें स्टोर करते हैं, हमारा जितना भी डाटा है वो जहां इकट्ठा करते हैं उन्हें स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जैसे हार्ड डिस्क होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क होगी, इस तरह। तो मुझे ये बताइए कि और कौन कौन से डिवाइस ऐसे आते हैं जो स्टोरेज में हो। तो उनमें सबसे पहले याद आता है हमारा पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ठीक है। ये भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। अगर कैमरे की बात करें तो कैमरा हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, क्योंकि इनपुट करेगा तभी तो आउटपुट करेगा, है ना। तो कैमरा हमारा आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है। तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि हमारे जैसे हार्डवेयर की बात करें तो ये मॉनिटर हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, उसके अलावा ये मदरबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ये हो गया बारकोड स्कैनर। बारकोड स्कैनर आपने देखा होगा जब किसी मॉल में या किसी भी फूड मार्ट में अगर आप जाते हो सामान खरीदने, तो वो इस तरह से हाथ में एक छोटा सा बारकोड रखते हैं और आपके द्वारा लिए गए सामान पे जो भी कोड लगा होता है उसको स्कैन करते हैं और बिल बना के देते हैं, तो उसे बोलते हैं बारकोड स्कैनर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, ये विंडोज, यूनिक्स, ये सब क्या हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हो गए। उसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके अंदर ये आपकी मल्टीमीडिया होगी, वीडियो और क्लिप्स और ब्राउजर होगी। उसके अलावा एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है।